हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट यूनिट 5 का ये फर्स्ट चैप्टर है। लास्ट क्लास में हमने इसका मीनिंग, इसके अकाउंट हमने किए, आइटम्स हमने किए, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हमने किए। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब जो हमने आइटम्स किए थे, 4 आइटम्स थे हमारे, 4 इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन थे, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम्स। उसके बाद हमारा था यूनिलैटरल ट्रांजेक्शन्स और कैपिटल ट्रांजेक्शन्स। लास्ट वीडियो में हमने उन ट्रांजेक्शन्स को कैपिटल और करंट अकाउंट में डिवाइड किया था। बीओपी में इनको एक अलग तरीके से भी क्लासिफाई किया जाता है। वो क्लासिफिकेशन है हमारा ऑटोनोमस आइटम्स एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। अब ये क्वेश्चन आपका मैंने जिस तरह से दिखा है, जनरली ये क्वेश्चन आपका डिफरेंस की फॉर्म में पूछा जाता है। 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑटोनोमस आइटम और एकोमोडेटिंग आइटम, इन दोनों में डिफरेंस बताइए। या अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट द नोट ऑन ऑटोनोमस आइटम ऑफ बीओपी एंड राइट द नोट ऑफ एकोमोडेटिंग आइटम ऑफ बीओपी। ये इस तरह से आपके पास अलग से आ सकता है। तो डिफरेंस की फॉर्म में ही हम करेंगे, और अगर मान लो डिफरेंस की फॉर्म में याद हो जाता है तो इसके ऊपर अलग से नोट लिखने में, आपको पॉइंट लिखने में कोई दिक्कत नहीं। तो हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम फर्स्ट कर रहे हैं ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। अब ये जो आइटम्स हैं, बार बार इसमें बीओपी में कुछ और एक्स्ट्रा तो है नहीं, हमारे पास वही 4 ट्रांजेक्शन्स हम ले रहे हैं। उन ट्रांजेक्शन में से भी कुछ ऑटोनोमस में डलेंगे और कुछ एकोमोडेटिंग में डलेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब जो ऑटोनोमस आइटम्स हैं, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, ऑटोनोमस आइटम्स रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। अब ये वर्ड तो समझाने की जरूरत है, इंटरनेशनल, क्योंकि हमारा वही बीओपी का मतलब ही रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ ट्रांजेक्शंस है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, जो भी ट्रांजेक्शंस लिए हमने इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस लिए हैं, विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दोबारा देखिए पूरी डेफिनेशन। जो ऑटोनोमस आइटम है वो आइटम होते हैं जो हम बीओपी में वो आइटम इंक्लूड करते हैं ऑटोनोमस में जिनका मोटिव कुछ ना कुछ मोटिव होता है, बिना मोटिव के नहीं किए जाते। और मोटिव जनरली क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव। जैसे अगर हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, इंपोर्ट्स कर रहे हैं, अब गवर्नमेंट किसी चीज के एक्सपोर्ट्स के ऊपर से गवर्नमेंट ने बैन हटा दिया। एक्सपोर्ट्स में से बैन हटने के बाद वो चीज हमारे देश में बिक रही है 10 रुपए में, लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स कर रहे हो तो बाहर देशों में वो आपकी बिक रही है 15 रुपए। अब बाहर देशों में एक्सपोर्ट्स करने से आपको फायदा होगा तो आप एक्सपोर्ट्स करेंगे। तो एक्सपोर्ट्स के पीछे मोटिव क्या हुआ? प्रॉफिट मोटिव। किस में डल गया? ऑटोनोमस आइटम। इंपोर्ट्स, अगर मान लो बाहर से कोई चीज सस्ती मिल रही है आपको तो आप बाहर से मंगवाएंगे, इंपोर्ट्स करेंगे, क्या हो गया? ऑटोनोमस आइटम। इन्वेस्टमेंट, अगर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में मान लीजिएगा किसी कंपनी को बाहर इन्वेस्टमेंट करने में फायदा हो रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट करेगी, ऑटोनोमस आइटम। तो ऑटोनोमस आइटम बीओपी के वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं जिनके पीछे मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। अब जो एकोमोडेटिंग आइटम है वो क्या है? अब ऑटोनोमस आइटम से एकोमोडेटिंग आइटम निकलते हैं। अब हमारा क्या हुआ? एक्सपोर्ट्स हमारे हैं कम, लेकिन इंपोर्ट्स हमारे हो गए बहुत ज्यादा। अब अगर हम डॉलर के रेफरेंस में इसके एग्जांपल को समझें, यहाँ डॉलर का मतलब डॉलर नहीं है, कोई भी फॉरेन करेंसी हो सकती है। एक्सपोर्ट से हमें मिले $10,000, लेकिन इंपोर्ट्स के लिए पेमेंट हमें करनी है $25,000। अब $25,000 हमें चाहिए पेमेंट करने के लिए, और हमारे पास एक्सपोर्ट से डॉलर आया सिर्फ 10,000। कमी कितनी बढ़ गई? $15,000 की। अब डॉलर ऐसा तो है नहीं हम अपने देश में प्रिंट कर सकते हैं। अब ये डॉलर की कमी पूरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देश की, हमें का मतलब देश की गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? आरबीआई को क्या करना पड़ेगा? ये डॉलर उधार लेने पड़े। अब ये डॉलर उधार लेने पड़े तो ये उधार क्यों लेना पड़ा? क्योंकि ऑटोनोमस आइटम जो है उसमें बैलेंस नहीं था, और बैलेंस एस्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ा। तो ये जो बोरो करना पड़ा ये कहलाते हैं एकोमोडेटिंग आइटम। या इसका दूसरा एग्जांपल समझिए। एक्सपोर्ट्स हैं हमारे $20,000 के, इंपोर्ट्स हैं हमारे $5,000 के। $20,000 हमारे पास आ गया, $5,000 हमें देना है, तो $15,000 हमारे पास सरप्लस आ गया।
अब देश की गवर्नमेंट क्या करेगी, इस $15,000 किसी ना किसी को उधार दे देगी क्योंकि सरप्लस आ गया हमारे पास। तो ये उधार देना, उधार लेना, ये क्या कहलाते हैं, एकोमोडेटिंग आइटम। तो अगर डेफिनेशन देखें, accommodating items refers to transactions that are undertaken to cover the deficit or surplus in autonomous transactions. Autonomous transactions का टोटल जो निकल जाता है, अगर उसमें हमारे पास सरप्लस आ जाता है तो गवर्नमेंट उसको उधार दे देती है, और डेफिसिट आ जाता है तो गवर्नमेंट उसको उधार दे देती है। तो ये जो गवर्नमेंट बैलेंस स्टैब्लिश करने के लिए जो करती है आइटम्स, वो कहलाते हैं एकोमोडेटिंग आइटम। और ये जो डिसबैलेंस होता है, ये किसके कारण होता है, ऑटोनोमस आइटम में भी वही क्रेडिट और डेबिट ले लें। अगर ऑटोनोमस आइटम का क्रेडिट ज़्यादा हो गया तो हमारे पास सरप्लस हो जाता है, और अगर इसका डेबिट साइड ज़्यादा हो गया तो हमारे पास डेफिसिट हो जाता है। तो उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट जो भी आइटम परफॉर्म करती है वो सारे कहलाते हैं एकोमोडेटिंग आइटम। अब सेकेंड पॉइंट है अकाउंट। ऑटोनोमस आइटम हमारे करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों के हो सकते हैं। जैसे आप देखो, अभी मैंने बताया था एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स वो थे करंट अकाउंट के, और जो इन्वेस्टमेंट बताया था वो था हमारा कैपिटल अकाउंट। तो ऑटोनोमस आइटम करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों के हो सकते हैं। लेकिन जो एकोमोडेटिंग आइटम है, जो एकोमोडेटिंग आइटम है वो सिर्फ और सिर्फ किसके होते हैं, कैपिटल अकाउंट के। जनरली इसमें हम बोरोइंग वगैरह ही लेते हैं, गवर्नमेंट अपने एसेट्स को सेल परचेज करे, या एसेट्स में क्या हो गया, जो फॉरेन करेंसी है उनको सेल परचेज करे, सिक्योरिटीज़ को सेल परचेज करे, या गवर्नमेंट बोरो करे, या गवर्नमेंट लैंडिंग करे, वो सारे क्या है, कैपिटल अकाउंट में। या इफेक्ट, थर्ड पॉइंट जो है इफेक्ट, जो ऑटोनोमस आइटम है वो बीओपी की जो स्टेटस है उससे इंडिपेंडेंट होते हैं, बीओपी की स्टेटस से इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब क्या? अब मान लीजिएगा मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, अब मैं ये कह रही हूँ कि बीओपी में सरप्लस चल रहा है, तो अगर मैं एक्सपोर्ट ज़्यादा करूँगी तो और ज़्यादा सरप्लस बढ़ जाएगा। लेकिन क्या मैं सोचूंगी ऐसे? नहीं। जैसे इंपोर्ट्स करने में मुझे फ़ायदा हो रहा है और मेरे को ये पता है कि बीओपी में डेफिसिट चल रहा है, डेबिट साइड ज़्यादा हो रही है, तो कोई व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि बीओपी का डेबिट साइड इतना ज़्यादा चल रहा है, चलो हम इंपोर्ट्स ना करें। आप एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स तो करेंगे क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है इसमें। तो जो ऑटोनोमस आइटम है उसका जो है बीओपी के स्टेटस से वो इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जो एकोमोडेटिंग आइटम है वो तो डिपेंड ही बीओपी की स्टेटस पे करते हैं। अगर सरप्लस है तो गवर्नमेंट कुछ और मेथड्स करेगी, और अगर डेफिसिट है तो गवर्नमेंट कुछ और मेथड करेगी, और अगर सरप्लस और डेफिसिट कुछ भी नहीं है, ऑटोनोमस आइटम में बैलेंस स्टैब्लिश हो जाए तो एकोमोडेटिंग आइटम की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट है ऑल्टरनेटिव नेम। जो हमारे ऑटोनोमस आइटम है, ऑटोनोमस आइटम को हम बोलते हैं अबव द लाइन आइटम्स, और जो एकोमोडेटिंग आइटम है उनको हम बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम्स। इसके पीछे अल्टरनेटिव नेम के पीछे मोटिव वही है, ऑटोनोमस आइटम में गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं होता और एकोमोडेटिंग आइटम में सारा गवर्नमेंट का रूल होता है। तो ऑटोनोमस आइटम को बोलते हैं अबव द लाइन, और एकोमोडेटिंग आइटम में हम बोलते हैं बिलो द लाइन। तो ये ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग आइटम अलग अलग आ सकते हैं। 4 मार्क्स में क्वेश्चन डिफरेंस आ सकता है। और एक बार एक प्री बोर्ड में क्वेश्चन जो आया था, आपको इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन दे दिए थे, नीचे 4 इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आपको दे दिए थे, और 4 इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में आपको ये पूछ लिया गया था कि ऑटोनोमस है या एकोमोडेटिंग है। तो जो प्रॉफिट मोटिव है वो हमेशा ऑटोनोमस होंगे। यहाँ इतना क्लियर नहीं दिया होता कि सिर्फ आपको प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से इन्वेस्टमेंट दे दें, कंपनीज के नाम दे देते हैं, इन्वेस्टमेंट बाय दिस कंपनी इनटू इंडिया, या इन्वेस्टमेंट बाय दिस कंपनी इनटू द यूएसए, इस तरह से कुछ आपके पास दे सकते हैं। तो आइटम्स को कैसे आइडेंटिफाई आपको करना है, जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है वो हो जाएंगे ऑटोनोमस आइटम, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने के लिए किए जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे एकोमोडेटिंग आइटम। तो इसमें हमारे पास लास्ट क्लास में हमने करंट और कैपिटल अकाउंट किया, आज हम ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग आइटम कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंशिएशन के हैं, जिनको हम ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड।
ये सारे क्वेश्चंस को भी छोटा सा चैप्टर है, छोटे से चैप्टर में कुल मिला के 5-6 क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था करंट और कैपिटल अकाउंट, तो इसमें कुल मिला के चैप्टर में 5-6 क्वेश्चंस बनते हैं और वही बार बार रिपीटिंग है क्योंकि इन क्वेश्चन से बाहर तो कुछ आता नहीं है। तो सारे क्वेश्चंस इसके बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो हम कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन, वही डिफरेंस हम कर रहे हैं, तो लाइन डाल के ही हम कर लेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, अगर हम डेफिनेशन देखें, बीओ की डेफिनेशन तो हम पहले कर ही चुके हैं, तो इसको दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है वो हम ले लेते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बीओपी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ एक ही चीज लेते हैं, वो क्या लेते हैं? एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। तो डेफिनेशन में क्या हो जाएगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इन ए फाइनेंशियल ईयर। अगर सेकंड हम लें आइटम्स, अब आइटम्स में इसमें क्या हो गया? सिर्फ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, और इसमें हमारे कितने सारे थे? एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ सर्विस, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस, कैपिटल ट्रांजैक्शंस। उसके बाद अगर हम कंसेप्ट देखें, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमारा एक नैरो कंसेप्ट है क्योंकि बहुत छोटा सा हिस्सा। लेकिन अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखेंगे वो हमारा एक बहुत वाइड कंसेप्ट है। उसमें हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं है जिसको हम छोड़ दें। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बहुत वाइड कंसेप्ट है, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो एक बहुत नैरो कंसेप्ट है। जनरली जब हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन देखते हैं, काम आदमी सिर्फ यही देखते हैं एक्सपोर्ट्स क्या है, इंपोर्ट्स क्या है। तो वो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स सिर्फ और सिर्फ क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक आम आदमी को इसी से मतलब होता है और ट्रांजैक्शंस के बारे में आम आदमी को ज्यादा नहीं पता होता। उसके बाद अगर हम इफेक्ट देखें, इफेक्ट, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं है, बैलेंस में नहीं है, मतलब एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स आर नॉट इक्वल टू इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, तो इसका जो डिसइक्विलिब्रियम है इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट से ठीक कर सकते हैं। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स है हमारा 400, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स है 800, माइनस 400 की हमारे पास कमी हो गई। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमें दिखा रहा है कि इसमें 400 का डेफिसिट। अब इस 400 का जो डेफिसिट है इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट से कवर कर सकते हैं। गवर्नमेंट बोरो कर ले 400 का, अब बोरो करना पॉजिटिव साइड में हो जाएगा, तो इससे क्या हुआ? बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो नेगेटिव इफेक्ट था, जो डेफिसिट था बैलेंस ऑफ ट्रेड में, उसको हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिकवर कर लिया। तो डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी मेंटेन्ड बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम है तो उसको हम सिर्फ इससे ठीक नहीं कर सकते। ये डिसइक्विलिब्रियम तो किसके कारण हो सकता है? एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ सर्विस, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ यूनिलेटरल पेमेंट्स, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, किसी के कारण डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है। तो अगर इसमें डिसइक्विलिब्रियम है तो इससे हम बीओटी से ठीक नहीं कर सकते। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसके डिसइक्विलिब्रियम को हम बीओपी से ठीक कर सकते हैं, लेकिन बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड से ठीक नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस भी आपका 4 मार्क्स में पूछा जाता है। और ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो हमारा फार्मूला आता है उससे इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। एक आध न्यूमेरिकल में करके दिखा रही हूँ यहाँ पे। बैलेंस ऑफ ट्रेड,
बैलेंस ऑफ ट्रेड का हमारे पास फार्मूला क्या हुआ, हमेशा एक्सपोर्ट्स पहले लेंगे, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। अब इससे न्यूमेरिकल 1 मार्क का कैसे, बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज डेफिसिट ऑफ 500 crore if value of exports are 800 crore, then calculate value of imports। 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, 3 चीजों में से कोई 2 चीज पूछी होती है, तीसरी चीज आपको निकालनी होती है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड शो द डेफिसिट ऑफ 500 करोड़, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड की जगह है -500। अगर यहाँ होता बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज द सरप्लस ऑफ 500 तो उसको हम प्लस ले लेते, इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स हमें दे रखा है 800, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स हमें निकालनी है -x। सॉल्व कर लेंगे, x इक्वल टू 800 प्लस 500 1300 करोड़। तो इस तरह से बैलेंस ऑफ ट्रेड में से 1 मार्क का क्वेश्चन भी आपके पास पूछा जा सकता है। तो ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड के जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल जो हैं 1 मार्क से ज़्यादा को कोई न्यूमेरिकल नहीं होता, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में से आजकल अकाउंट्स में से आज तक जो है जनरली अकाउंट्स में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जैसा करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। लेकिन लास्ट ईयर कई स्कूलों के क्वेश्चन पेपर में प्री बोर्ड में या यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं स्टार्ट लगे तो आपके पास ऐसे अकाउंट बनाने आ सकते हैं। तो उसमें अकाउंट बनाने में आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो आइटम्स है वो याद कर लो, उसकी एंट्री करनी है, एंट्री करके बैलेंस निकाल के आपको दिखा। लेकिन ये बीओटी वाला जो क्वेश्चन है, जो इस तरह का मैंने जो बोर्ड पे करा है, इस तरह का 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार सीबीएसई में भी आ चुका है। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है और रेफरेंस बुक में आपको 1 मार्क के इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको मिल जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में डाल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे 1300 आंसर निकाला है तो एमसीक्यू में आपको अलग अलग आंसर दे दे जिसमें आपको टिक करना है, उस तरह से भी आपके पास यहाँ से क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हम कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के हमने आइटम्स कर लिए, अलग अलग कंसेप्ट कर लिए। अब हम करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर, कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। स्ट्रक्चर के लिए हमें सारा क्या देखना है कि जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस कैसे निकालते हैं। या स्ट्रक्चर का मतलब कि यहाँ डिसइक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कैसे हो सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेटमेंट जो है, हम पूरे आइटम्स को लेकर, चाहे करंट अकाउंट है, चाहे कैपिटल अकाउंट है, उन सबको लेकर हमारे पास आ सकता है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। अब स्ट्रक्चर जो है, जैसे हमने बजट किया था गवर्नमेंट का बजट, उसी तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी हमारे पास अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। बैलेंस हो सकता है, बैलेंस कब क्या होगा, इनफ्लो ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। अब यहाँ जो कैपिटल की हम बात कर रहे हैं, ये करंट और कैपिटल अकाउंट सारे की बात कर रहे हैं, टोटल ले रहे हैं। जैसे बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ले लिया, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ले लिया, तो दोनों तरफ की हम बात कर रहे हैं, दोनों अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, तो वो होता है बैलेंस भी। फिर सरप्लस, सरप्लस हमारे पास पैसा आ ज्यादा रहा है, जा कम रहा है, तो इनफ्लो ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। या कैपिटल का मतलब पूरा हमारे पास पूरे ट्रांजेक्शन सब है। डेफिसिट, इनफ्लो ऑफ कैपिटल इज लेस
देन आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। इनफ्लो ऑफ कैपिटल इज लेस देन आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। जैसे बजट में तो हम बजट डेफिसिट को फेस कर रहे हैं, ऐसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम जनरली डेफिसिट को ही फेस करते हैं। ये जो डेफिसिट सरप्लस बैलेंस है, ये सारा हमारा जो ऑपरेटिंग सेंस है उसमें होता है। ऑपरेटिंग सेंस क्या होता है? जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको हम दो तरीके से स्टडी करते हैं। एक होता है अकाउंटिंग सेंस। अकाउंटिंग सेंस में आपको पता है इसमें बैलेंस शीट बनती है, और बैलेंस शीट अभी बताया क्रेडिट और डेबिट के बेस पे बनती है। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की बैलेंस शीट बनती है वो बनती है डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। और डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से आप अकाउंट में देखते हो, जब डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से देखोगे तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा क्या होगा? अकाउंटिंग सेंस में वो हमेशा बैलेंस में ही होगा, दोनों का बैलेंस रहेगा, इक्वल रहेगा बैलेंस। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग सेंस में तो हमेशा बैलेंस को दिखाता ही है, लेकिन जो ऑपरेटिंग सेंस है, ऑपरेटिंग सेंस में इसमें डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती है। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सेंस। बैलेंस में हो सकता है, सरप्लस हो सकता है, डेफिसिट हो सकता है। हमारे इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट है। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है, आप इसके ऊपर फोकस करना है। जिसके पास पुरानी रेफरेंस बुक है, ये डेफिसिट के जो कॉजेज हैं उनमें नहीं दिए हुए हैं। ये डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये जो टॉपिक है ये आपका लास्ट ईयर ही ऐड हुआ था। तो जिसके पास बहुत पुरानी बुक्स है वो मेन में नहीं मिलेगा, लेकिन पीछे जो पावर बूस्टर होते हैं उसमें आपको इसके कॉजेज मिल जाएगा। तो ये आपको इसके डेफिसिट जो है इसके कॉजेज आपने करने हैं। तो इंडिया जो है, इंडिया में अगर हम देखते हैं तो इंडिया में हमारा जो अकाउंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में चल रहा है। और डिसइक्विलिब्रियम में कैसे कि ये चल रहा है डेफिसिट में। तो डेफिसिट का मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन 1 मार्क में आ सकती है। डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट अराइज व्हेन टोटल इनफ्लो ऑफ कैपिटल are less than total outflow of capital on the account of autonomous transactions। अगर हम आगे इसमें, क्योंकि डेफिसिट है इसी को हम डिटेल में करना है, तो अगर हम इसको डिटेल में देखें तो डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट अराइज व्हेन टोटल इनफ्लो ऑफ आइटम्स ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। ये जो एकोमोडेटिंग आइटम है ये तो हम पहले कर चुके हैं, इसको सिर्फ बैलेंस स्टैब्लिश करने के लिए देखा जाता है। सरप्लस डेफिसिट वगैरह देखे जाते हैं, सिर्फ किस में देखे जाते हैं? ऑटोनोमस आइटम्स। तो ऑटोनोमस आइटम जो होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसका इनफ्लो अगर आउटफ्लो से कम है तो वो हमारी पोजीशन कहलाती है डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो क्यों होता है, इसके हमें कॉजेज करने हैं। बहुत ज़्यादा कॉजेज आपकी बुक्स में दे रखे हैं, आपको बहुत ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि मैक्सिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। 1 मार्क में डेफिनेशन और 3 मार्क्स के आपके पास कॉजेज। तो यह कॉजेज में इनफ्लो कम है, मतलब पैसे का हमारे पास आना कम है लेकिन जाना ज़्यादा है। तो इसमें जो कॉजेज करने हैं, कॉजेज आप जनरली उसको दिमाग में लेके कर सकते हो, क्योंकि इनफ्लो किससे होता है? इनफ्लो होता है हमारे पास एक्सपोर्ट से, और आउटफ्लो हमारा किससे होता है? इंपोर्ट से। तो यहाँ अपने दिमाग में लिखोगे कहीं नहीं एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, लेकिन अपने दिमाग में जब आप इसके कॉजेज कर रहे हैं तो कॉजेज के लिए आप इसके अपने इसमें यहाँ पे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के कॉजेज आप ले सकते। तो अगर फर्स्ट कॉजेज आप देखिए तो हमारा फर्स्ट कॉजेज क्या हो गया इसका? डेफिसिट का डेवलपमेंट एक्टिविटीज। अब अगर हम इंडिया के रेफरेंस में देखें तो हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा है। मेट्रो बन रही है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, तो आप ये देखिए मेट्रो के लिए सारी टेक्निक सब कुछ हमने कहाँ से लिया? जापान से। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपने डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो मशीन है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे कोई इक्विपमेंट है, वो सारा डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज से जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो लगातार इंक्रीज होते हैं। अब हमारे डिफेंस आइटम देख लो, वो हम खुद नहीं बना रहे हैं, वो हम बाहर से मंगवाते हैं।
तो जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है, डिफेंस आइटम्स हैं, वो सारे के सारे हमारे इंपोर्ट्स होते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे पास आउटफ्लो हमारा बढ़ जाता है, लेकिन एक्सपोर्ट्स हमारे बहुत कम होते हैं। तो उससे हमारा क्या होता है, इनफ्लो ऑफ कैपिटल हमारे पास कम हो रहा है और डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। सेकेंड रीजन हमारा हो सकता है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब आजकल तो खैर हालत अलग है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में देखिए हमारा चाइना से इंपोर्ट्स इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि चाइना के आइटम बहुत सस्ते हैं। गवर्नमेंट इतना ज़्यादा बैन लगा देती है कई बार बाहर के चाइना के आइटम पे, लेकिन फिर भी ग्रे मार्केट में वो बिकते रहते हैं। रीज़न क्या है, चाइना के आइटम बहुत सस्ते हैं। हमारे यहाँ हर एक चीज़ के आइटम के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन बाहर देशों से जो हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं वो सस्ते पड़ते हैं लोगों को। तो जब इंपोर्ट्स आइटम सस्ते पड़ रहे हैं तो लोग इंपोर्ट्स ज़्यादा करेंगे। इंपोर्ट्स ज़्यादा करने का मतलब हमारा जो आउटफ्लो है वो ज़्यादा हो गया, लेकिन एक्सपोर्ट्स हमारे बहुत कम हैं। एक्सपोर्ट्स कम हैं तो इनफ्लो है वो हमारे पास बहुत कम हो रहा है, लेकिन इंपोर्ट से आउटफ्लो हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है और फिर डेफिसिट क्रिएट होता है। जैसे अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत महंगे हैं तो उनसे सामान कौन मंगवाए, लेकिन दूसरे देशों के जो सामान है वो सस्ते हैं, तो हमारे इंपोर्ट्स लगातार इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद थर्ड आइटम आप डाल सकते हो चेंज इन डिमांड। आजकल लोग जो हैं बहुत ज़्यादा स्टेटस सिंबल के प्रति कॉन्शियस हो रहे हैं, और स्टेटस सिंबल क्या बन रहा है कि जितने आप फॉरेन आइटम इस्तेमाल करोगे, जितने भी महंगे परफ्यूम्स, महंगे कपड़े, सब क्या होते हैं, बाहर से इंपोर्ट्स होते हैं। इवन आप गाड़ियाँ देखो, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ जो बाहर से इंपोर्ट्स होती है, जिसके ऊपर आप टैक्सी जो है लाखों रुपए में टैक्स पे करते हो, लेकिन फिर भी स्टेटस सिंबल के लिए आप वही वाली कार इस्तेमाल करेंगे। कार तो इंडिया में भी बहुत सारी है, लेकिन आप स्पेशल बाहर से मंगवा रहे हो। क्यों? क्योंकि डिमांड पैटर्न चेंज हो रहा है। लोगों को आजकल हर एक समय क्या है, इंपोर्टेड आइटम्स चाहिए। अब लोगों को इंपोर्टेड आइटम्स चाहिए, तो इससे क्या हो रहा है, इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट सिचुएशन को दिखाएगा। उसके बाद आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ले सकते हो। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में देखिए, अभी आपको पता है कि लॉकडाउन में जो पोजीशन चल रही है उसमें जो क्रेडिट एजेंसीज होती है, पूरे वर्ल्ड की जो क्रेडिट एजेंसीज है, जिनके बेस पे फॉरेन इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्होंने हमें बहुत कम रेटिंग दी। तो बहुत कम रेटिंग देने की वजह से क्या होता है, पॉलिटिकल रीजंस के हमारे यहाँ रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है। रेड टेपिज्म का मतलब हर एक चीज़ पे करप्शन है। कोई भी आपको ना कोई ऑर्डर पास करवाना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह चक्कर काटने पड़ते हैं। तो उससे हमारे यहाँ FDI बहुत कम है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है, कुछ आपके मेट्रो सिटीज इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, वहाँ तो इन्वेस्टमेंट हो जाए, लेकिन ओवर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का जो रेस्ट ऑफ इंडिया है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो। तो हमें FDI बहुत कम मिल रही है। FDI बहुत कम मिल रही है तो हमारे इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो वही इनफ्लो ऑफ कैपिटल हमारा बहुत कम है। उसके बाद डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब आज डेवलप कंट्रीज जो हैं उसकी देख, उसको पूरा उसकी देख करना, मतलब उसको फॉलो करना। डेवलप कंट्रीज की जितनी भी कस्टम्स हैं, जो उनका खाने पीने का सामान है, वो सब चीज़ हम लोग कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करने से फॉरेन जो आइटम्स है उनकी डिमांड लगातार इंक्रीज हो रही है। अपने जो डोमेस्टिक आइटम्स है उनको हम एक तरफ रख रहे हैं, लेकिन डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट के कारण हमें उन जैसे दिखना है, उन जैसा खाना है, उन जैसे लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, तो उसके कारण ये सारे आइटम्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है, इंपोर्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं, और उससे भी हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारा डेफिसिट में चल रहा है। तो ये हमने इसके कॉजेज किए। कॉजेज में अभी बताया है, कॉजेज में अभी आपको सामने नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको बार क्वेश्चन में पीछे इसके कॉजेज मिल जाएंगे। तो डेफिसिट के कॉजेज भी आपको करने हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट फिफ्थ का फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की यहाँ 2 ही क्लासेस हैं, छोटा सा चैप्टर है। अगर इसको दोबारा सम अप करें, कुल मिला के जो क्वेश्चंस हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट, दोनों 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग आइटम, थर्ड क्वेश्चन। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस, फोर्थ क्वेश्चन। और फिफ्थ क्वेश्चन जो हमने किया था डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट और डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट के कॉजेस। तो कुल मिलाकर इस वाले चैप्टर में आपके पास 5 क्वेश्चंस जो आपको करने हैं।
और ये 5 क्वेश्चन ही बार बार रिपीटिंग है, कभी कोई क्वेश्चन आ गया कभी कोई क्वेश्चन। हाँ, एमसीक्यू के लिए इसके 1 मार्क के लिए क्वेश्चन काफी बन सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन, बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालना, जो उसका न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया था, या उसके बाद जैसे आपको जो ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग आइटम, उससे एमसीक्यू बन सकता है कि कोई 4 आइटम दे दे, उन 4 आइटम में कोई एक ऑटोनोमस होगा, कोई एक 3 एकोमोडेटिंग हो गए, तो उसको आपको पिकअप करना है। इस तरह से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास काफी सारे हो सकते हैं। तो ये हमने यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, बैलेंस ऑफ पेमेंट। स्टार्टिंग में बताया था यूनिट 5 में 2 चैप्टर्स हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। बैलेंस ऑफ पेमेंट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज। वो चैप्टर भी आपका छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, उसकी भी हार्डली आपके पास 2 क्लासेस हैं, और उसके बाद फिर हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी।